चचा जान प्लीज, क्या मसला है आपको? आप शादी कर क्यों नहीं लेते? अभी तो बस 40+ ही हैं आप, और हैंडसम तो इतने कमाल के हैं कि लड़कियां आज भी फिदा हैं आप पे। मिनाहिल अपने चचा जान फिरोज हमदानी के पीछे पीछे ड्रेसिंग रूम से लाउंज तक आई थी और मुसलसल उनका दिमाग चाट रही थी। वो टाई की नॉट दुरुस्त करते हुए पलटे और उसे घूरा जो हाथ बांधे बड़े मान से उनके सामने खड़ी थी। शादी के लिए कोई लड़की चाहिए होती है मिनाहिल, और वैसे भी उस उम्र में अब लड़की नहीं मिलती। उन्होंने उसे टालने वाले अंदाज में कहा और सोफे पर पड़े कोट को उठा लिया। क्यों नहीं मिलती? आप खुद को शीशे में देखें जरा। इतने चार्मिंग और डैशिंग पर्सनालिटी है आपकी कि कोई यूनिवर्सिटी की लड़कियां भी मुड़ मुड़ कर देखती हैं आपको, और आप हैं कि खुद को बूढ़ा समझ के बैठे हैं। आपको पता है, मेरी टीचर इतनी प्यारी है, सिर्फ 36 की हैं, लेकिन कसम से मेरे जितनी लगती हैं। बहुत क्यूट है, सिंगल भी है, बिल्कुल आपकी तरह, और मुझे पक्का यकीन है कि वो आपके साथ सूट करेंगी। मिनाहिल फिरोज को हर तरह से मनाने की कोशिश कर रही थी। उसकी जिद और ढिठाई देखकर फिरोज हमदानी ने गहरी सांस ली और उसे डांट के चुप करवा दिया। बस बहुत हो गया मिनाहिल, मैं लेट हो रहा हूँ और तुम्हारे इन फजूल मजाक का मेरे पास वक्त नहीं है। जो अपने कॉलेज की तैयारी करो, वरना लेट हो जाओगी। मिनाहिल मुंह बसोरती हुई वहीं सोफे पर ढह गई। ये चचा जान भी ना, पता नहीं कब समझेंगे कि मुझे उनकी तन्हाई काटती है। वो बड़बड़ाई और सामने लगी फिरोज की बड़ी सी तस्वीर को देखने लगी, जिसमें वो इंतहाई बारूब लग रहे थे। मिनाहिल की आंखों में नमी तैर गई। उसे याद था कि जब वो 4 साल की थी तो उसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में उससे दुनिया में अकेला छोड़ गए थे। वो मौत के मुंह से बमुश्किल बची थी। ऐसे में उसके चचा जान फिरोज ने उसे अपनी बेटी बना लिया था। उस वक्त वो खुद महज 22 साल के नौजवान थे और तानिया उनके निकाह में थी, लेकिन तानिया ने साफ इनकार कर दिया था कि वो उस यतीम बच्ची को नहीं पाल सकती। उसे किसी दारुल अमान में छोड़ा। वो शादी से पहले किसी के बच्चे का बोझ नहीं उठा सकती, और अगर तुम्हें इस बच्ची के साथ रहना है तो मुझे तलाक दे दो। फिरोज ने एक पल नहीं लगाया था और मिनाहिल की खातिर अपनी मोहब्बत तानिया को तलाक दे दी थी, और फिर अब तक शादी नहीं की थी। अब उनकी उम्र 44 साल थी और मनाहिल 18 की हो चुकी थी। फिरोज ने अपनी जवानी मिनाहिल को पालने में लगा दी थी, और अब मिनाहिल चाहती थी कि वो अपना घर बसाएं, मगर वो मान कर ही नहीं दे रहे थे। शाम को जब फिरोज घर लौटे तो मिनाहिल फिर से तैयार बैठी थी। चाचा जान सुने ना, आपने कहा था कि अगर कोई अच्छी लड़की हो तो आप सोचेंगे। फिरोज ने जूते उतारते हुए उसे हैरत से देखा। मैंने कब कहा था? आप मुकर रहे हैं चाचा जान, अभी सुबह ही तो बात हुई थी। देखिए मेरी टीचर है मिस सैयदा, बहुत नाइस है। वो इतनी शदीद प्यारी और क्यूट है कि मेरा दिल करता है उन्हें अभी के अभी अपनी चच्ची बनाकर ले आऊं, लेकिन आप हैं कि हाथ ही नहीं आ रहे। वो मुंह बना के बोली। फिरोज ने सर झटका और किचन की तरफ बढ़ गए। अच्छा चलो बातें कम करो और कॉफी बनाओ मेरे लिए, वो संजीदगी से बोली। लेकिन मिनाहिल ने उनके पीछे किचन में आते ही दोबारा वही रट शुरू कर ली। चचा जान, वो वाकई बहुत अच्छी हैं, आप उनसे मिलेंगे ना तो आप भी उनके फैन हो जाएंगे। उनके साथ लाइफ बहुत खूबसूरत गुजरेगी आपकी। वो अकेली रहती हैं अपने भाई के साथ, और मुझे लगता है कि वो भी तन्हा है आप जैसे। दो तन्हा रूहें मिल जाएं तो क्या बुराई है। फिरोज ने मग शेल्फ पर रखा और उसे घूर के देखा। मिनाहिल, हम इस टॉपिक पर दोबारा बात नहीं करेंगे। मेरी जिंदगी जैसे गुजर रही है बहुत अच्छी है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। डिस्कशन क्लोज। लेकिन मुझे तो है ना। मिनाहिल जज्बाती हो गई। आप कब तक मेरे लिए कुर्बानी देते रहेंगे? तानिया आंटी को छोड़ दिया, अपनी जवानी गुजार दी, अब तो अपने लिए जिए ना। फिरोज का चेहरा नर्म पड़ गया। वो करीब आया और उसके सर पर हाथ रखा। पागल लड़की, तुम मेरी बेटी हो, और बेटियों के लिए बाप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे कोई पछतावा नहीं है। तानिया मेरी जिंदगी में इतनी अहम नहीं थी जितनी तुम, समझी? लेकिन चचा जान, अब मैं बड़ी हो गई हूं, मैं कब तक आपको ऐसे अकेला देखूंगी? कल को मेरी शादी हो जाएगी तो आपको पानी देने वाला भी कोई नहीं होगा। वो रोनी सूरत बना के बोली तो फिरोज बेसाख्ता मुस्कुरा दिए। अच्छा बाबा ठीक है, तुम्हारी शादी के बाद मैं किसी ओल्ड हाउस शिफ्ट हो जाऊंगा। खुश? चचा जान, वो चीखी और उनके बाजू पर मुक्का मारा। आप कभी संजीदा नहीं होते। मैं मिस सैयदा की बात कर रही हूँ। प्लीज एक बार मिल लेना उनसे, सिर्फ एक बार। अगर पसंद ना आए तो बेशक मना कर दीजिएगा। मैं दोबारा कभी फोर्स नहीं करूंगी, कसम से, पिंकी प्रॉमिस।
फिरोज ने उसे देखा जो उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देख रही थी। वो उस बच्ची का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। उसका दिल रखने के लिए फिरोज ने हामी भर ली। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ मिलूंगा, कोई वादा नहीं कर रहा कि शादी करूंगा। वो हथियार डालते हुए बोले तो मिनाहिल की आंखें चमक उठी। थैंक यू चचा जान, यू आर द बेस्ट। वो उनके गले लग गई। अच्छा भटो, कॉफी बनाओ, मेरा सर दर्द से फट रहा है। फिरोज ने उसे खुद से अलग किया और मुस्कुराते हुए खुद लाउंज में आ गए। मिनाहिल खुशी खुशी कॉफी बनाने लगी। उसके दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो जानती थी कि फिरोज सीधे तरीके से तो मानने वाले नहीं, इसलिए उसे कुछ टेढ़ा करना पड़ेगा। और उस टेढ़े काम की शुरुआत उसने अगले ही दिन कॉलेज में कर दी। कॉलेज की राहदारी में छुट्टी की घंटी बजते ही तालिबात का शोर बरपा था, मगर मिनाहिल की नजरें सिर्फ अपनी टारगेट पर जमी हुई थीं, जो स्टार रूम से निकलकर अपनी पुरानी सी कल्टस की तरफ जा रही थी। मिनाहिल ने अपना बैग कंधे पर दुरुस्त किया और भागते हुए उनके करीब पहुंची। मिस सैयदा, ओ माय गॉड मिस्टर केयर प्लीज। वो सांस फुलाए उनके सामने आ खड़ी हुई। सैयदा ने चौंक कर उसे देखा और मुस्कुरा दी। खैरियत मिनाहिल, ऐसे क्यों भाग रही हो जैसे पुलिस पीछे लगी हो? वो शफकत से बोली तो मिनाहिल ने दिल ही दिल में सोचा कि पुलिस का तो पता नहीं, पर मैं आपके पीछे जरूर लग गई हूँ। वो मस्कीन सी सूरत बनाते हुए बोली, मिस, वो असल में मुझे आपसे एक बहुत जरूरी फेवर चाहिए था। सैयदा ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए सवालिया नजरों से उसे देखा। कैसा फेवर बेटा? बोलो, अगर मेरे बस में हुआ तो जरूर करूंगी। मिनाहिल ने इधर उधर देखा और आसराना अंदाज में करीब हुई। मिस, वो असल में ना मेरी अम्मी की एक दूर की कजन है। उनकी बेकरी है बहुत बड़ी। उन्होंने मुझे कुछ स्पेशल केक्स भेजे थे टेस्ट करवाने के लिए, तो मैं चाह रही थी कि एक बॉक्स आपको भी भिजवाऊं। आपके टेस्ट पर मुझे बहुत भरोसा है। अगर आप पास कर देंगी तो समझे वो हिट है। मिनाहिल ने इतनी रवानी से सफेद झूठ बोला कि फरिश्ते भी दंग रह जाएं। सैयदा हंस पड़ी। अरे नहीं बेटा, तुम खुद खाओ और एंजॉय करो, मैं मीठा कम ही खाती हूँ। लेकिन मिनाहिल कहाँ टलने वाली थी। प्लीज मिस, प्लीज मना मत करे ना, मेरा दिल टूट जाएगा। बस आप मुझे अपना एड्रेस बता दें, मैं ड्राइवर के हाथ भिजवा दूंगी। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। प्लीज प्लीज प्लीज। सईदा उसकी बचकाना जिद के आगे हथियार डाल गई और पर्स से कागज निकालकर अपना पता लिख दिया। ये लो जिद्दी लड़की, लेकिन जहमत की जरूरत नहीं थी वैसे। मिनाहिल ने कागज का टुकड़ा ऐसे थामा जैसे खजाने का नक्शा हाथ लग गया हो। थैंक यू सो मच मिस, यू आर द बेस्ट। वो खुशी से उछली और उन्हें हाथ हिलाती वहां से उल्टे कदमों भाग गई, जबकि सईदा सर नफी में हिलाती गाड़ी में बैठ गई। उन्हें क्या खबर थी कि ये केक नहीं बल्कि एक जीता जागता चच्चा पार्सल करने का प्लान है। एड्रेस जे में था और अब एक्शन का वक्त था। अगले 2 दिन मिनाहिल ने घर में खामोशी अख्तियार किए रखी। फेरोज समझे कि शायद वो भूल गई है, लेकिन तीसरे दिन वो कॉलेज से जल्दी आ गई और फेरोज को ऑफिस कॉल कर दी। चचा जान, जल्दी घर आए प्लीज, बहुत इमरजेंसी है। फेरोज घबरा गए और मीटिंग छोड़कर घर भागे। क्या हुआ मिनाहिल, सब खैरियत तो है? वो हामते हुए अंदर आए तो मिनाहिल तैयार खड़ी थी। चचा जान जल्दी चलें, मेरी टीचर मिस सैयदा बहुत बीमार है। मुझे अभी पता चला है उनके घर पर कोई नहीं है, हमें उनकी अयादत के लिए जाना चाहिए। फेरोज ने माथे पर हाथ मारा। तो इसलिए तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया? खुदा का खौफ करो मिनाहिल, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है। वो गुस्से से बोले। अरे चचा जान, इंसानियत भी कोई चीज होती है। वो मेरी फेवरेट टीचर है और इस वक्त तकलीफ में है, क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? वो मासूमियत से बोली। फेरोज ने बेबसी से उसे देखा। आपसे कोई जीत सकता है मैडम, चलें अब, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए, मुझे वापस ऑफिस जाना है। रास्ते में मिनाहिल ने एक फूलों की दुकान पर गाड़ी रुकवाई। चचा जान, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता, ये बुके ले लें और बेकरी से कुछ डोनट्स वगैरह भी ले लेते हैं, मिस सईदा को फूल बहुत पसंद है। फेरोज ने दांत पीसते हुए बुके और बेकरी आइटम्स खरीदे और गाड़ी में आ बैठे। तो मुझे फंसा रही हो मिनाहिल, मैं बता रहा हूँ ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा। वो ड्राइविंग करते हुए बड़बड़ाए। अरे आप चलें तो सही, देखिएगा वो कितनी खुश होंगी आपको देखकर। मिनाहिल ने शरारत से मुस्कुराते हुए सोचा कि खुशी का तो पता नहीं, लेकिन झटका जरूर लगेगा। गाड़ी एक पोश इलाके के छोटे मगर खूबसूरत घर के सामने रुकी। मिनाहिल ने जल्दी से उतरकर बेल बजाए। फरोज बुके हाथ में लिए हिचकिचाते हुए उसके पीछे खड़े थे। दरवाजा खुला और सामने एक बावकार सी खातून खड़ी थी। सादा सा हुलिया, लेकिन चेहरे पर बल्ला की कशिश और मतानत थी। ये मिस सैयदा थी।
वो मिनाहिल को देखकर हैरान हुई। मिनाहिल बेटा, तुम यहाँ? सब खैरियत तो है? उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा। मिनाहिल ने फौरन चहकते हुए जवाब दिया, जी टीचर, सब खैरियत है। हम तो बस आपसे मिलने आए थे। मैंने सोचा आपको सरप्राइज दूं। और ये देखिए, ये मेरे चचा जान हैं, फेरोज हमदानी। मैं अक्सर आपको इनके बारे में बताती हूँ ना। फेरोज ने खसियानी हंसी के साथ सर हिलाया और बुके उनकी तरफ बढ़ा दिया। अस्सलाम वालेकुम। मिनाहिल बहुत तारीफ करती है आपकी। वो बामुश्किल बोली, वालेकुम अस्सलाम। सैयदा ने हैरत से बुके थामा और उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। तशरीफ लाएं। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप लोग आ रहे हैं, वरना मैं कुछ एहतमाम करती। फेरोज हमदानी इंतहाई नफासत से सोफे के किनारे पर टिके हुए थे और बार बार अपनी टाई ढीली कर रहे थे, जैसे उनका दम घुट रहा हो, जबकि मिनाहिल बड़े इत्मीनान से सोफे पर फैलकर बैठ गई थी और कमरे का जायजा ले रही थी। सैयदा शर्मिंदगी से किचन की तरफ बढ़ने लगी। मैं बस चाय रख दूं। नहीं नहीं मिस, प्लीज तकलीफ मत करें, हम बस अभी निकल रहे थे। फेरोज ने घबराकर उठने की कोशिश की, लेकिन मिनाहिल ने उनकी कमीज का कोना पकड़कर उन्हें वापस बिठा दिया। अरे चचा जान, बैठ जाए ना, चाय तो पीकर जाएंगे मिस के हाथ की। और मिस आप प्लीज बैठे, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मिनाहिल ने बाकायदा हुक्म सादर किया। सईदा हैरान सी होकर सामने वाले सिंगल सोफे पर बैठ गई और सवालिया नजरों से कभी फेरोज को और कभी मिनाहिल को देखने लगी। जी बेटा बोलो, खैरियत तो है? मिनाहिल ने गला खनकारा और सैयदा की आंखों में आंखें डालकर बोली, मिस, आपको याद है परसों मैंने आपसे एड्रेस लिया था? सैयदा ने इस बात में सर हिलाया। हाँ। मिनाहिल ने दांत निकाले। वो केक तो बस एक बहाना था मिस, असल में मुझे आप तक ये पार्सल पहुंचाना था। उसने हाथ से फिरोज की तरफ इशारा किया, जो बेचारे पानी का घूंट भरते भरते बुरी तरह खांस पड़े। फिरोज ने खौफनाक नजरों से मिनाहिल को घूरा और सैयदा सटपटा गई। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मिस, बात बहुत सीधी है। मिनाहिल ने संजीदगी का लिबादा ओढ़ लिया। देखिए, आप भी सिंगल हैं और मेरे चचा जान भी। माशाल्लाह आप दोनों की पर्सनालिटी भी बहुत मिलती है। दोनों ही शरीफ हैं और दोनों ही थोड़े से बोरिंग भी हैं। मेरा मतलब है संजीदा है। मिनाहिल ने फिरोज की घूरी देखकर जुमला बदला। तो मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना आप दोनों शादी कर ले, हम आपका रिश्ता मांगने आए हैं। ये सुनना था कि कमरे में जैसे बम फट गया हो। सैयदा का रंग फक हो गया और वो बेयकीनी से उठ खड़ी हुई। क्या? ये क्या बदतमीजी है मिनाहिल, तुम होश में तो हो? फिरोज भी तेजी से अपनी जगह से उठी और शर्मिंदगी से हाथ जोड़ लिए। मिस सईदा प्लीज, आई एम सो सॉरी, इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। ये मुझे धोखे से यहाँ लाई है कि आप बीमार हैं। वो तेजी से सफाइयां पेश करने लगे, लेकिन मिनाहिल ने सुकून से सोफे की टेक से कमर लगाई। चचा जान, आप क्यों घबरा रहे हैं? नेक काम में तो देर करनी ही नहीं चाहिए। और मिस, आप भी बैठ जाए ना, गुस्सा क्यों कर रही हैं? देखिए मेरे चचा जान कितने क्यूट हैं, बिल्कुल फिल्मी हीरो लगते हैं। बैंक बैलेंस भी अच्छा है और सबसे बड़ी बात ये कि ये आपको बहुत खुश रखेंगे। बस थोड़े शर्मीले हैं, इसलिए खुद नहीं बोल पा रहे थे, तो मुझे तर्जमान बनना पड़ा। मिनाहिल की बेबाकी पर सैयदा का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उन्होंने सख्ती से उंगली उठाई। मिनाहिल, चुप हो जाओ। मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम्हारी उम्र की कोई सहेली नहीं जिससे तुम इस किस्म का मजाक कर रही हो। और मिस्टर फेरोज, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। प्लीज आप लोग अभी के भी यहाँ से चले जाएं। फेरोज का चेहरा तौहीन के एहसास से सुर्ख हो गया। उन्होंने दांत पीसते हुए मिनाहिल का बाजू दबोचा। चलो मिनाहिल, मजीद तमाशा मत बनाओ, मैंने कहा चलो। वो उसे खींचते हुए दरवाजे की तरफ बढ़े ही थे कि मिनाहिल ने पांव जमा लिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी जब तक फैसला नहीं हो जाता। मिस एक बार ठंडे दिमाग से सोचें तो सही, आपको ऐसा हैंडसम शौहर लालटेन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। वो अभी भी बाज नहीं आ रही थी कि अचानक मेन दरवाजा जोर से खुला और एक गरजदार मर्दाना आवाज गूंजी। ये क्या शोर है? सबकी नजरें दरवाजे पर जम गईं, जहां एक लंबा तड़ंगा नौजवान पुलिस यूनिफॉर्म में खड़ा था। उसके चेहरे पर थकन के साथ साथ शदीद गुस्सा भी था। ये निहाल था, सैयदा का छोटा भाई और एसएसपी ऑफिसर। उसकी नजर जब फिरोज और मिनाहिल पर पड़ी तो वो अजनबी लोगों को घर में देखकर ठठक गया। आपी, कौन है ये लोग और ये चीखों पुकार क्यों मची है? निहाल ने मशकूक नजरों से फिरोज को देखा, जो अब तक मिनाहिल का बाजू पकड़े खड़े थे। मिनाहिल ने जैसे ही निहाल को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो फौरन फिरोज के पुष्ट के पीछे छुपने लगे। उफ खुदाया, ये खुड़ूस यहाँ क्या कर रहा है? वो बड़बड़ाई,
لیکن نہال کی تیز نظروں نے چھپتے ہوئے مناہل کو دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور اس کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نہال نے ایسے انگلی اٹھائی جیسے کسی مجرم کی شناخت کر لی ہو۔ فیروز اور سعیدہ حیران ہو کر کبھی نہال کو دیکھتے اور کبھی مناہل کو، جب دوپٹے سے منہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ سیدہ نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، میں تو بالکل نہیں جانتی، یہ شاید کسی اور کو بلا رہے ہیں۔ مناہل نے گھٹی گھٹی آواز میں فیروز کے پیچھے سے جواب دیا۔ جھوٹ مت بولو۔ نہال غصے سے آگے آیا۔ آپی، یہ وہی سرپھری لڑکی ہے جس نے پچھلے ہفتے سگنل پر میری گاڑی کا سائیڈ مرر توڑا تھا اور الٹا مجھ پر ہی چیخ پڑی تھی کہ میری گاڑی راستے میں کیوں آئی؟ میں تو اسے ڈھونڈ رہا تھا اور یہ آج خود چل کر میرے گھر آ گئی۔ واہ، کیا قسمت ہے۔ نہال نے طنزیہ ہنستے ہوئے آستین چڑھائی۔ فیروز نے معاملہ بگڑتے دیکھا تو فوراً نہال کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ دیکھیں نوجوان، یہ میری بیٹی ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی بھی تھی تو آپ مجھ سے بات کریں۔ اس طرح گھر مہمانوں کی اور ایک بچے کی توہین کرنا کے عہدے کو زیب نہیں دیتا۔ فیروز ہمدانی کی آواز میں وہ گرج تھی جو ایک باپ کی آواز میں اپنے اولاد کی دفاع کے لیے ہوتی ہے۔ نہال نے ایک استہزائیہ نگاہ فیروز پر ڈالی اور پھر مناہل کو دیکھا جو پوری طرح اپنے چچا کے پشت پر چھپ چکی تھی۔ اوہ، تو آپ ہیں اس کے سرپرست؟ کمال ہے صاحب، آپ کی سرپرستی بھی۔ پہلے یہ محترمہ سڑک پر میری گاڑی توڑتی ہیں اور بنا معافی مانگے فرار ہو جاتی ہیں، اور اب آپ دونوں میرے گھر میں موجود ہیں۔ میں جان سکتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں میرے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ نہال کا لہجہ تلخ اور شک سے بھرا تھا۔ اسے ابھی تک یہی لگ رہا تھا کہ یہ لوگ شاید پھر کسی جھگڑے یا معاملے کے لیے آئے ہیں۔ فیروز نے گہری سانس لی اور خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ دیکھیں مسٹر، ہم یہاں لڑنے نہیں آئے۔ مناہل نے مجھے بتایا کہ اس کی ٹیچر بیمار ہے تو ہم عیادت کے لیے آئے تھے۔ عیادت؟ نہال نے حیرت سے سیدہ کو دیکھا جو ابھی تک پریشان کھڑی تھی۔ آپی، آپ بیمار ہیں؟ سیدہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ فیروز نے ہاتھ اٹھایا۔ چھوڑیں ان باتوں کو، مجھے لگتا ہے ہمیں چلنا چاہیے۔ مناہل، چلو بیٹا، ہمارا مزید یہاں رکنا مناسب نہیں ہے۔ فیروز نے مناہل کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھائے۔ فیروز کا غصہ ان کے ضبط کیے ہوئے جبڑوں سے عیاں تھا۔ وہ بس جلد از جلد اس گھر سے نکلنا چاہتے تھے جہاں ان کی عزت نفس مجروح ہو رہی تھی، لیکن مناہل تو مناہل تھی، وہ اتنی آسانی سے میدان چھوڑنے والی کہاں تھی۔ اس نے جاتے جاتے اپنے پاؤں زمین پر جمائے اور مڑ کر سیدہ کی طرف دیکھا جو اپنی جگہ بت بنی کھڑی تھی۔ ٹیچر پلیز، ایک بار ضرور سوچنا۔ مناہل نے فیروز کی گرفت کے باوجود مڑ کر اونچی آواز میں کہا۔ آئیڈیل کپل ہوگا آپ کا اور چچا جان کا۔ وہ بولنے سے باز نہ آئی۔ فیروز نے اسے جھٹکا دیا۔ مناہل، دماغ خراب ہے تمہارا، کیا بولے چلی جا رہی ہو؟ لیکن مناہل کے جملے نے نہال کو چونکا دیا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور ان کا راستہ روکا۔ ایک منٹ رکو، نہال کی آواز گونجی۔ کون سا کپل؟ کیا بول رہی ہیں یہ آپی؟ نہال حیران ہو کر کبھی مناہل کو دیکھ رہا تھا اور کبھی اپنی بہن کو جن کا چہرہ اب زرد پڑ چکا تھا۔ سیدہ نے آگے بڑھ کر نہال کا بازو پکڑا اور اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں نہال، جانے دو انہیں، یہ بچی ہے، ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتی ہے۔ لیکن مناہل نے وہیں کھڑے کھڑے سب بول دیا۔ بچی نہیں ہوں میں مسٹر پولیس آفیسر، مناہل نے تنگ کر کہا اور فیروز کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں یہاں اپنی ٹیچر کی عیادت کرنے نہیں آئی تھی بلکہ اپنے چچا جان کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ یہ سننا تھا کہ فیروز کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور نہال کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیا رشتہ؟ نہال نے بے یقینی سے دہرایا۔ جی ہاں، رشتہ، مناہل نے سینہ تان کر کہا۔ اب اپنی بڑی بہن کے لیے آپ نہ سوچیں گے تو کسی کو تو سوچنا ہوگا نا۔ کب تک ان کو گھر میں بٹھا کر رکھیں گے؟ آج کل کے دور میں لڑکی کو کیا چاہیے؟ شریف لڑکا، اپنا گھر اور کماتا ہو، بینک بیلنس ہو۔ میرے چچا جان میں یہ سب کوالٹیز ہیں۔ وہ نہال کے قریب ہوئی اور انگلی اٹھا کر بولی۔ اتنا اچھا رشتہ ٹھکرائے مت، اور پلیز ایک طرف ہو۔ وہ نہال کو کندھے سے ایک طرف کرتے ہوئے سیدہ کے نزدیک ہو گئی جو شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ ٹیچر پلیز ایک بار سوچیے گا ضرور، میں انتظار کروں گی۔ مسٹر فیروز ہمدانی اور مس سیدہ، بیسٹ میچ ہے۔ گیٹ آؤٹ مناہل، سیدہ نے دانت چبا کے بولی۔ ان کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ مناہل نے کندھے اچکائے۔ ٹھیک ہے، جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ مڑ کر باہر نکل گئی۔
फिरोज जब तक सख्ते में खड़े थे, उन्हें काटो तो बदन में लहू नहीं था। वो शदीद शर्मिंदगी और निदामत महसूस कर रहे थे। उन्होंने नजरें झुकाकर सैयदा की तरफ देखा। मिस सैयदा, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। खुदा गवाह है कि मैं इस नीयत से नहीं आया था। इसने मुझसे झूठ बोला था कि आप बीमार हैं और घर में कोई नहीं है। पता करने जाना है। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये यहाँ आकर ये सब कहेगी। मैं शर्मिंदा हूँ उसकी हर बात के लिए। मैं मिनाहिल की तरफ से माफी मांगता हूँ। फिरोज की आवाज में इतनी सच्चाई थी कि सैयदा और निहाल दोनों खामोश हो गए। फिरोज ने एक आखिरी नजर निहाल पर डाली और तेज कदमों से बाहर निकल गए, जहां मिनाहिल गाड़ी के पास खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। उनके जाने के बाद ड्राइंग रूम में गहरा सकूत छा गया। निहाल और सईदा दोनों अपनी अपनी जगह साकत खड़े थे, लेकिन मिनाहिल की बातें निहाल के दिमाग में हथौड़े की तरह लग रही थी। अपनी बड़ी बहन के लिए आप न सोचेंगे तो किसी को तो सोचना होगा ना। यह जुमला उससे अंदर तक झंझोड़ गया था। उसका भी दिल चाहा कि उसकी बहन की शादी हो जाए। वो कब तक यूं तन्हा जिंदगी गुजारेंगी। वो जानता था कि सैयदा ने उसके लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी, मगर क्या अब उसे हक नहीं था कि वो अपनी बहन के बारे में सोचे। निहाल ने कनखियों से सैयदा को देखा, जो सोफे पर ढह गई थी और खला में घो रही थी। सैयदा का माजी उनकी आंखों के सामने घूमने लगा, वो मनहूस लफ्ज जो उनकी जिंदगी का नासूर बन चुका था। उन्हें याद आया जब पहली बार उनकी मंगनी हुई थी। लड़का बहुत अच्छा था, खानदान भी इज्जतदार था, लेकिन मंगनी के कुछ ही दिन बाद उस लड़के का खौफनाक कार एक्सीडेंट हुआ और वो हमेशा के लिए माजूर हो गया। लड़के वालों ने सारा मलबा सैयदा की किस्मत पर डाल दिया कि ये लड़की मनहूस है, इससे रिश्ता जुड़ते ही हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई। वो रिश्ता टूट गया और सैयदा के माथे पर मनहूस का ठप्पा लग गया। फिर कुछ साल बाद एक और जगह बात पक्की हुई, वहां भी यही हुआ। लड़के की मां को अचानक कैंसर की तशखीस हो गई। लोगों ने उन्हें वरगला दिया कि सैयदा मनहूस है, ये जिस घर जाएगी बर्बादी लाएगी। वो लोग भी डर के भाग गए और फिर कोई रिश्ता नहीं आया। माँ बाप इसी गम में घुल घुल कर दुनिया से चले गए और सैयदा अपने छोटे भाई निहाल के साथ अकेली रह गई। उसने खुद को भूलकर निहाल को पढ़ाया लिखाया, अफसर बनाया और अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट दिया। आज इतने अरसे बाद किसी ने यूं उसकी जिंदगी में हलचल मचाई थी तो वो डर गई थी। आपी, अगर एक बार शादी के लिए सोच लें तो। निहाल की आवाज ने सैयदा को चौंका दिया। वो शाम का वक्त था और सैयदा लाउंज में बैठी थी। निहाल उनके पास आकर बैठ गया और उनके हाथ अपने हाथों में ले लिए। वो लोग बुरे नहीं लग रहे थे आपी। उस आदमी की आंखों में शराफत थी और वो लड़की, वो थोड़ी पागल जरूर है मगर बात गलत नहीं कर रही थी। निहाल ने नरमी से कहा तो सैयदा ने झटके से हाथ खींच लिया और साथ घूरा। निहाल, तुम जानते हो ना कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मैं मनहूस हूं निहाल। जो भी मेरे करीब आता है बर्बाद हो जाता है। मैं किसी और की जिंदगी तबाह नहीं कर सकती, कभी नहीं। सैयदा की आवाज भर आ गई। खबरदार जो दोबारा की ऐसी बात की, शादी का लफ्ज भी मत निकालना मुझसे। वो खुद को मनहूस समझती थी और ये खौफ उनके अंदर जड़ें पकड़ चुका था। सैयदा उठकर अपने कमरे में चली गई और निहाल उन्हें जाता देखता रहा। उसे एहसास हुआ कि ये डर निकालना इतना आसान नहीं होगा। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। मिनाहिल को कॉलेज में सैयदा का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी और फिरोज ने तो इससे बात करना ही छोड़ दी थी। लेकिन मिनाहिल ने हार मानना सीखा ही कहा था। वो जानती थी कि सैयदा को मनाने की चाबी उस खड़ूस थानेदार यानी निहाल के पास है। उसने बड़ी मुश्किल से इधर उधर से जुगाड़ लगाकर निहाल के ऑफिस का एड्रेस निकाला और कॉलेज के बाद सीधी वहां पहुंच गई। वो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी उस बड़ी सी इमारत को घूर रही थी जहां निहाल एसएसपी तैनात था। उसने गहरी सांस ली और दुपट्टा अच्छी तरह सर पर टिकाते हुए अंदर दाखिल हो गए। इस्तकबालिया पर मौजूद सिपाही ने उसे रोकने की कोशिश की। बीबी जी किधर? साहब मसरूफ हैं अभी। लेकिन मिनाहिल ने उसे ऐसी घूरी से नवाजा कि वो बेचारा वहीं रुक गया। मैं मीटिंग के लिए आई हूँ, हटिए सामने से। और अगर यकीन नहीं आता तो जाकर अपने साहब से कह दें कि मिनाहिल आई है। अच्छा, आप यहाँ रुके, मैं पूछ कर आता हूँ। वो अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और उसे अंदर जाने का इशारा किया। मिनाहिल ने फतामंदाना मुस्कुराहट के साथ बालों की लट उंगली पर घुमाई और ऑफिस का दरवाजा खोल दिया। निहाल फाइल में सर दिए बैठा था और उसके माथे पर शिकनी थी। दरवाजा खुलने की आहट पर उसने बिना सर उठाए सख्त लहजे में पूछा, जी फरमाइए, क्या मसला है? मिनाहिल ने खामोशी से कुर्सी खींची और बिना इजाजत टांग पे टांग चढ़ाकर बैठ गई। मसला तो बहुत बड़ा है थानेदार साहब, लेकिन हल करने वाला कोई नहीं।
निहाल ने झटके से सर उठाया और सामने बैठी मिनाहिल को देखकर उसका पेन हाथ से छूट गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निहाल अपनी कुर्सी से ऐसे उछलकर खड़ा हुआ जैसे कुर्सी में कांटे उगाए हों। मिनाहिल ने बड़े इत्मीनान से मेज पर रखे पेपर वेट को घुमाना शुरू कर दिया। कैसे हैं थानेदार साहब? वो इंतहाई खुशमिजाजी से बोली, जैसे पुरानी याराना हो। निहाल ने दांत पीस कर उसे देखा। यहाँ क्यों आई हो? फिर से किसी की गाड़ी तोड़ी है या फिर किसी का रिश्ता लाई हो? निहाल ने उसे आड़े हाथों लिया। मिनाहिल ने उसकी बात पर बुरा मानने के बजाय मेज पर कोहनियां टिकाई और मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा। बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैं रिश्ता लेकर ही आई हूँ। निहाल जो गुस्से में फाइल बंद कर रहा था एकदम रुक गया। उसके होंठों पर एक शरारती और बेनिखेज मुस्कुराहट उभरी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेज के गिर्द घूमकर मिनाहिल के सर पर आ खड़ा हुआ और झुककर उसके चेहरे के करीब हुआ। अच्छा, तो आज अपना रिश्ता लाई हो मेरे लिए? निहाल का लहजा इतना धीमा और ज़ुमैनी था कि मिनाहिल का सांस हलक में अटक गया। उसने फौरन अपनी कुर्सी पीछे की और घबराकर खड़ी हो गई। एक्सक्यूज मी, आप काफी ज्यादा खुशफहमियों में नहीं जी रहे? मुझे पागल कुत्ते ने थोड़ी काटे जो आप जैसे हिटलर के लिए अपना रिश्ता लाऊंगी। मैं चचा जान का रिश्ता लाई हूँ। निहाल ने कहका लगाया और सीने पर हाथ बांधकर उसके सामने खड़ा हो गया। ओह, मुझे लगा शायद तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है, तभी तो मेरे ऑफिस तक खींची चली आए हो। मिनाहिल का चेहरा तमतमा उठा। मोहब्बत और आपसे? मुझे लगता है आप आईना नहीं देखते, वरना आपको तो पता होता है कि आप बिल्कुल पुरानी फिल्मों के विलन लगते हैं। बिल्कुल फिल्म दिल जले के शौका लगते हैं। नहीं बल्कि दारा। सुना तो होगा आपने, आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। निहाल ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया, तभी मिनाहिल पीछे हुई और दीवार से जा लगी। निहाल ने अपना हाथ दीवार पर रखकर उसका रास्ता रोका। देखो लड़की, ये थाना है, तुम्हारा घर नहीं। चलो शाबाश, निकलो यहाँ से। 9-2-11 हो जाओ, वरना हवालात की हवा न खानी पड़ जाए मैडम को। और यकीन मानो, वहां का मेन्यू तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मिनाहिल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर वो भी हार मानने वाली नहीं थी। उसने निहाल की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, मैं हवालात से नहीं डरती मिस्टर, और वैसे भी आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैं तो बस दिलों के ताले तोड़ने आई हूँ। निहाल उसकी बेबाकी पर हैरान रह गया। वो पीछे हटा और मुस्कुराते हुए सर हिलाया। बहुत ढीठ हो तुम। खैर, बोलो क्या चाहती हो। अब मिनाहिल को बात करने का मौका मिला तो वो फौरन संजीदा हो गई। देखिए निहाल, हम दोनों का दुश्मन एक ही है, मतलब हमारा मसला एक ही है, आपकी बहन की तन्हाई और मेरे चचा की उदासी। हम दोनों एक ही टीम में हैं, तो क्यों ना सुलह कर लें। निहाल ने उसे मशकूक नजरों से देखा। सुलह? शेर और बकरी की सुलह? मिनाहिल ने मुंह बनाया। शेर आप खुद को समझ रहे होंगे, वैसे लगते आप लंगूर हैं। इससे पहले कि निहाल दोबारा गुस्सा करता, मिनाहिल ने फौरन बात बदली। अच्छा छोड़ें ये सब, किसी रेस्टोरेंट चलें, सुकून से बैठकर बात करते हैं। और मुझे भूख भी लगी है, और खाली पेट मुझसे प्लानिंग नहीं होती। निहाल ने बेयकीनी से उसे देखा। तुम मुझसे रिश्वत मांग रही हो? नहीं, ट्रीट मांग रही हूँ, पार्टनर होने के नाते। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। मिनाहिल हुक्म चलाती बाहर निकल गई और निहाल न चाहते हुए भी अपनी टोपी उठाकर उसके पीछे चल पड़ा। दोनों ने थाने के करीब ही एक रेस्टोरेंट में जाने का फैसला किया। वहां बैठ के मिनाहिल ने मेन्यू कार्ड ऐसे उठाया जैसे वो किसी 5 स्टार होटल की फूड इंस्पेक्टर हो। 1 लार्ज पिज्जा, 2 बर्गर, फ्राइज और 2 कोक। जल्दी लाना भैया, बहुत भूख लगी है। उसने वेटर को ऑर्डर देकर निहाल की तरफ देखा, जो उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी अजूबे को देख रहा हो। क्या है, ऐसे क्या देख रहे हैं? बिल आप ही देंगे, टेंशन न लें, मिनाहिल ने बेपरवाही से कहा। निहाल ने मेज पर उंगलियां बजाते हुए कहा, तुम वाकई एक नमूना हो मिनाहिल। खैर, प्लान क्या है? मुझे जल्दी वापस जाना है। मिनाहिल ने टिश्यू पेपर से हाथ साफ किया और थोड़ा आगे झुकी। कान इधर लाए। देखिए, प्लान ये है कि कल शाम में चचा जान को इमोशनल ब्लैकमेल करके शॉपिंग मॉल लाऊंगी। मैं कहूंगी कि मुझे ईद की शॉपिंग करनी है, चाहे ईद में 6 माह बाकी हो। और आप मिस सैयदा को लेकर आएंगे, फिर हम दोनों गायब हो जाएंगे। मिनाहिल ने आंख मारते हुए कहा। निहाल मुस्कुराया। गायब हो जाएंगे? कहाँ? मिनाहिल ने दांत पीसकर उसे देखा। उफ, आप पुलिस वालों का दिमाग चलता नहीं है क्या? मतलब हम उन्हें अकेला छोड़ देंगे ताकि वो बात कर सके। निहाल को भी ये रिश्ता मुनासिब लग रहा था, लेकिन वो अपने आप ही को मना नहीं पा रहा था और मिनाहिल की बात पे एग्री कर रहा था कि शायद यही तरीका ठीक है। खाना आ गया तो मिनाहिल ने ऐसे हमला किया जैसे सदियों की भूखी हो। निहाल बस अपनी कॉफी पी रहा था और उस लड़की की हरकतें देखकर मुस्कुरा रहा था।
जो कभी कैचअप की बोतल से कुश्ती लड़ रही थी तो कभी फ्राइज को तलवार बनाकर लहरा रही थी। अच्छा सुनो, निहाल ने संजीदगी से कहा, अगर आप ही नाराज हुई तो मैं सारा मलबा तुम पर डाल दूंगा। मिनाहिल ने मुंह पर बरगद ठूंसते हुए अंगूठा दिखाया। डन, आप बस अपनी बहन को ले आए, मैं संभाल लूंगी। अभी वो बिल देकर उठने ही वाले थे कि मिनाहिल की नजर अचानक होटल के बाहर टेरेस वाले हिस्से पर पड़ी और उसके मुंह से निकला वो नवाला वहीं अटक गया। ओए, वो देखो। मिनाहिल ने निहाल के बाजू पर इतने जोर से चुटकी भरी कि निहाल बुलबुला उठा। क्या है वहशी लड़की, बाजू तोड़ोगी क्या? लेकिन जब उसकी नजर मिनाहिल के इशारे की सिमत गई तो वो भी साकत रह गया। सामने खूबसूरत सी टेबल पर सैयदा और फेरोज बैठे थे और हैरत अंगेज तौर पर वो दोनों खामोश नहीं थे, बल्कि फेरोज बड़े इन्हमाक से कुछ कह रहे थे और सैयदा मुस्कुरा रही थी। जी हाँ, मुस्कुरा रही थी। ये दोनों चौंक कर वहीं जम गए। फेरोज और सैयदा एक दूसरे से बहुत अच्छे और प्यार से बात कर रहे थे, जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हो। लो, हम यहाँ उनकी सेटिंग करवाने के लिए मगज मार रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तुम्हारी जेब ढीली करवा रहे हैं और यहाँ ये खुद सेट हो गए हैं। मिनाहिल ने हैरत से मुंह खोलकर सरगोशी की। नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा पार्टनर, ये तो हमसे भी बड़े खिलाड़ी निकले। वो सर नफी में हिलाने लगी। बिल्कुल यार। निहाल भी उसके कंधे पे कोहनी टिकाते हुए एग्री करने लगा और उस मंजर को दिलचस्पी से देखने लगा। उसने बेख्तियार अपना वजन मिनाहिल के कंधे पर डाल दिया था। मिनाहिल ने गुस्से से उसे घूरा और उसका बाजू झटके से परे किया। हेलो मिस्टर थानेदार, दूरी रखिए, फ्री होने की जरूरत नहीं है। ये कंधा है, कोई दीवार गरिया नहीं जिस पर आप टेक लगा रहे हैं। निहाल झीम गया और फौरन सीधा खड़ा हो गया। सॉरी, वो मैं बस हैरानी में। मिनाहिल ने उसे आंखें दिखाई और फिर छुपकर दोबारा उन दोनों को देखने लगे। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि फिरोज अपनी निदामत पर काबू न पा सके और आज हिम्मत करके सैयदा से मिलने चले गए थे। वो सीधा उनके स्कूल गए थे और छुट्टी के वक्त उनका रास्ता रुका था। सैयदा ने पहले तो बात करने से इनकार किया, लेकिन फिरोज की संजीदगी देखकर मान गई। वो दोनों वहीं करीब ही कैफे में बैठ गए, इत्तेफाक से उसी कैफे में जहां ये दोनों अपनी प्लानिंग सर अंजाम दे रहे थे। फिरोज ने उनसे इनकार की वजह पूछी तो सैयदा ने रोते हुए अपनी मनहूसियत वाली सारी दास्तान सुना दी कि किस तरह उनके रिश्ते टूटे और लोग उन्हें क्या कहते हैं। फिरोज ने नहायत इत्मीनान से उनकी बात सुनी और फिर उनके वहम दूर करते हुए कहा, मिस सैयदा, मैं इन तोहमात पर यकीन नहीं रखता। मेरे लिए आप एक बहुत बावकार खातून हैं और मैं आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। उन्होंने वहीं सैयदा को निकाह की पेशकश कर दी थी, जिसे सैयदा ने रद्द नहीं किया था, क्योंकि फिरोज के लहजे में जो सच्चाई थी उसने उनका दिल जीत लिया था। अब मिनाहिल और निहाल दूर खड़े उन दोनों को देख रहे थे और तय हो गया था कि सैयदा और फिरोज का रिश्ता अब पक्का है। बस उन दोनों साजिशियों को अब बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। मिनाहिल ने निहाल की तरफ देखा और मुस्कुराए। चलो भाई थानेदार साहब, मिशन कामयाब। अब बस शादी की तैयारी करो। और हाँ, मेरा लहंगा आपकी तरफ उधार रहा। निहाल हंस पड़ा। तुम्हारा उधार चुकाते चुकाते तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। मिनाहिल ने अचानक अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और एक शातिराना मुस्कुराहट के साथ निहाल की तरफ देखा। वैसे थानेदार साहब, क्या ख्याल है, रंगे हाथों पकड़ न ले इन दोनों को? वैसे भी ये दोनों हमारे पीठ पीछे खिचड़ी पका रहे हैं, थोड़ा तड़का तो हमारा भी बनता है ना। निहाल हंस पड़ा और अपनी कैप दुरुस्त करते हुए बोला, आइडिया बुरा नहीं है, चलो आज उनकी सेटिंग का बाकायदा इफ्तिताह करते हैं। दोनों ने एक दूसरे को थम्स अप किया और दनदनाते हुए दोबारा होटल के अंदर दाखिल हो गए। फेरोज और सैयदा दुनिया माफिया से बेखबर एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि अचानक उनकी मेज पर दो साए लहराए। ओहो, तो ये चल रहा है पीठ पीछे। मिनाहिल ने दोनों हाथ कमर पर बांधकर बुलंद आवाज में कहा। फेरोज और सैयदा बुरी तरह हड़बड़ा गए। फेरोज के हाथ से चम्मच गिर गया और सैयदा ने जल्दी से दुपट्टा दुरुस्त किया। सामने निहाल और मिनाहिल खड़े मुस्कुरा रहे थे। निहाल की आंखों में शरारत थी और मिनाहिल के चेहरे पर मैंने पकड़ लिया वाला तासुर। मिनाहिल, तुम यहाँ? फेरोज खनकारते हुए सीधे हुए। हम तो बस ऐसे ही। रहने दे चाचा जान। मिनाहिल ने कुर्सी खींच और बिन बुलाए उनके दरमियान बैठ गई। अब बहाने नहीं चलेंगे, हम सब देख चुके हैं कि कितने प्यार से बातें हो रही थी। अब सीधी तरह बताएं कि कब बज रही है शहनाई। उसने फौरन वेटर को आवाज दी। भैया मेन्यू लाएं। इस खुशी के मौके पर मीठा तो बनता है और बिल ये सामने बैठे हैंडसम अंकल देंगे। निहाल भी सैयदा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया और बहन का हाथ थामकर प्यार से बोला, आपी, क्या आप राजी हैं? सैयदा ने नजरें झुका ली। उनके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कुराहट थी जो उनकी रजामंदी का खुला ऐलान थी।
निहाल, फरोज साहब ने मेरे सारे वहम दूर कर दिए हैं। मुझे लगता है कि मुझे जिंदगी को एक मौका देना चाहिए। यस। मिनाहिल खुशी से उछली और पूरे रेस्टोरेंट के लोग मुतवज्जे हो गए। फेरोज ने उसे घूर कर बैठने का इशारा किया तो फिर तय रहा। फेरोज ने मुस्कुराते हुए निहाल की तरफ देखा। मैं इस जुमे को बारात लेकर आ रहा हूँ। जुमा? निहाल और मिनाहिल ने बैक वक्त हैरत से कहा। इतनी जल्दी? अभी तो तैयारियों में नहीं हुई। हाँ। फेरोज ने सैयदा की तरफ मोहब्बत पाश नजरों से देखा। बहुत वक्त जाया कर लिया हमने, अब और नहीं। सादगी से निकाह होगा और रुखसती। मुझे कोई हंगामा नहीं चाहिए। अगले 3 दिन तो जैसे तूफानी रफ्तार से गुजरे। मिनाहिल और निहाल की पार्टनरशिप अब शादी की तैयारियों में बदल गई थी। मिनाहिल ने निहाल का जीना हराम कर दिया था। वो उसे सुबह शाम शॉपिंग मॉल्स में घसीटती फिरती। कभी शेरवानी के बटन मैच नहीं हो रहे तो कभी सैयदा का लहंगा पसंद नहीं आ रहा। निहाल बेचारा एसएसपी ऑफिसर से कुल्ली बनकर रह गया था। उसके दोनों हाथों में शॉपिंग बैग्स होते और मिनाहिल आगे आगे हुक्म चलाती। तुम थकती नहीं हो क्या? एक बार निहाल ने शॉपिंग मॉल की सीढ़ियों पर बैठते हुए हाँफ कर पूछा। मोहब्बत के कामों में कैसी थकान पार्टनर, उठे भी जूते लेने हैं। मिनाहिल ने उसे बाजू से खींचकर उठाया तो निहाल बेख्तियार मुस्कुरा दिया। उसे उस थकन में भी एक अजीब सा सरूर आ रहा था। बिलाखिर जुमे की शाम आ गई। घर रोशनियों से जगमगा रहा था। मिनाहिल ने गोल्डन रंग का खूबसूरत लहंगा पहन रखा था। बालों को कर्ल करके एक साइड पर डाला हुआ था और वो किसी गुड़िया से कम नहीं लग रही थी। वो भागती हुई निहाल के पास आई जो स्याह शेरवानी में बल्लाह का हैंडसम और वजी लग रहा था। ओए पार्टनर, मेरे पैसे। उसने हाथ फैलाया। कैसे पैसे? निहाल ने अनजान बनते हुए अपनी शेरवानी के कफ दुरुस्त किए, गाड़ी के शीशे के और मेरी मेहनत के। चचा जान को राजी मैंने किया है, कमीशन तो बनता है। मिनाहिल ने आंख मारी। निहाल ने झुककर उसके कान में सरगोशी की। हिसाब करेंगे, जरा सब्र करो, अभी बहुत कुछ लेना देना बाकी है। और वैसे भी आज तुमको ज्यादा ही प्यारी नहीं लग रही। मिनाहिल पहली बार उसकी बात पर गड़बड़ा गई और शर्मा कर इधर उधर देखने लगी। बकवास बंद करें, दुल्हा दुल्हन स्टेज पर आ गए हैं। फेरोज ऑफ वाइट शेरवानी में किसी मुगल शहजादे की तरह लग रहे थे। उनके चेहरे पर बल्ला का नूर था। सैयदा सुरखरूसी जोड़े में कयामत ढा रही थी। जब ये जोड़ी स्टेज पर बैठी तो हर आंख उन्हीं पर जमी थी। निकाह की तकरीब शुरू हुई। कबूल है कि सदाओं ने फजा को मुअत्तर कर दिया। फेरोज ने सैयदा के माथे पर बोसा दिया तो सैयदा की आंखें छलक पड़ी। ये आंसू खुशी के थे, उन तमाम सालों की तन्हाई के खात्मे की थे। खाना खुलने ही वाला था कि फेरोज ने माइक थाम लिया। हाल में खामोशी छा गई। मेरी खुशी में शरीक होने का बहुत शुक्रिया। आज मेरी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो रहा है और इस सफर का सेहरा मेरी प्यारी बेटी मिनाहिल के सर है। अगर ये जिद्दी लड़की ना होती तो शायद मैं और सैयदा आज यहाँ ना बैठे होते। फेरोज की बात पर सबने तालियां बजाई। मिनाहिल ने फख्र से कॉलर झाड़ा और निहाल की तरफ देखा, लेकिन उसी लम्हे निहाल ने गैर मुतवक्के कदम उठाया। वो अपनी जगह से उठा और स्टेज की तरफ बढ़ा। सबकी नजरें उस पर जम गईं। निहाल ने फेरोज के करीब जाकर उनसे माइक मांगा। फेरोज ने हैरानी से उसे देखा, लेकिन माइक दे दिया। निहाल ने गहरी सांस ली और माइक हाथ में लेकर सीधा मिनाहिल की आंखों में देखा, जो नीचे खड़ी उसे हैरत से देख रही थी। आज यहाँ 2 दिल मिले हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज की ये शाम सिर्फ एक जोड़े तक महदूद न रहे। निहाल की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। मिनाहिल, उसने सबके सामने उसका नाम पुकारा। तुमने गाड़ी का शीशा तोड़ने से शुरुआत की थी, लेकिन पता नहीं कब तुमने मेरे दिल का कफल भी तोड़ दिया। तुमने कहा था कि हम पार्टनर हैं, लेकिन मैं इस पार्टनरशिप को उम्र कैद में बदलना चाहता हूँ। पूरा हाल दम सादे खड़ा था। मिनाहिल का मुंह खुले का खुला रह गया। निहाल स्टेज से नीचे उतरा और मिनाहिल के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली। मिस मिनाहिल, क्या तुम इस खड़ूस थानेदार की जिंदगी में मजीद तूफान लाने के लिए तैयार हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मिनाहिल के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि निहाल सबके सामने ऐसा कुछ कर गुजरेगा। उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। ये क्या तमाशा है? वो हकलाए। सब देख रहे हैं, उठे ना। फेरोज और सैयदा स्टेज पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। फेरोज ने माइक वापस लिया और हंसते हुए कहा, मिनाहिल, लड़का अच्छा है, मैंने तो हाँ कर दी है, अब तुम बताओ। मिनाहिल ने बेबसी से अपने चचा को देखा। चचा जान, ये चीटिंग है, मुझे नहीं करनी शादी। मुझे भी अपनी चच्ची के साथ टाइम गुजारना है। मैं तो अभी बच्ची हूँ। निहाल ने वहीं बैठे बैठे अबरूज खाया। बच्ची और तुम? पूरे शहर की पुलिस तुमसे पनाह मांगती है। चलो शाबाश, जल्दी फैसला करो, वरना मैं हथकड़ी लगाकर ले जाऊंगा। हाल में कहकर गूंज उठा।
मिनाहिल ने इधर उधर देखा। हर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने धीरे से सर हिला दिया। ठीक है, लेकिन अगर आपने मुझे तंग किया तो मैं घर सर पर उठा लूंगी। निहाल ने मुस्कुराते हुए अंगूठा दिखाया। मंजूर है, और अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। तालियों की गूंज में फरोज ने ऐलान किया कि नेक काम में देर कैसी, निकाह अभी पढ़ाया जाएगा। उसी महफिल में उसी वक्त काजी साहब ने निहाल और मिनाहिल का निकाह भी पढ़ा दिया। जब मिनाहिल ने कबूल है कहा तो निहाल ने उसके कान में सरगोशी की। मुबारक हो पार्टनर, अब तुम ऑफिशियली मेरी कैद में हो। मिनाहिल ने उसे कोहनी मारी। देख लूंगी आपको। फिरोज ने मिनाहिल को गले लगाया। मेरी जान, मेरी बेटी, तुमने आज मुझे वो खुशी दी है जिसका मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता था, और आज मेरी पसंद से शादी करके तुमने मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। अल्लाह तुम्हें सदा खुश रखे मेरी बच्ची। रुखसती का वक्त आया तो जज्बाती मनाजर देखने को मिले। सैयदा अपने छोटे भाई निहाल के गले लगकर रो पड़ी। निहाल ने उन्हें दिलासा दिया और फिर फिरोज के पास आया। फिरोज साहब, मेरी बहन अब आपकी अमानत है, इसका ख्याल रखिएगा। फिरोज ने निहाल के कंधे पर हाथ रखा। बेफिक्र हो निहाल, सैयदा मेरी इज्जत और मेरी जिंदगी है। मिनाहिल निहाल के पास आई और धीरे से बोली, थानेदार साहब, अभी रुखसती नहीं हुई मेरी, इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं अपने चचा और चची के साथ अपने घर जा रही हूँ। निहाल ने मुस्कुराकर उससे देखा। जा तो रही हो पार्टनर, लेकिन अब तुम भाग नहीं सकती, तुम पर मेरी मोहर लग चुकी है। जाओ, 2-4 दिन जी लो अपनी आजादी, फिर तो जेल में ही आना है। मिनाहिल ने उसे आंखें दिखाई और भागकर फिरोज की गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी सलीके से सजी हुई थी और फिरोज और सैयदा पिछली सीट पर मौजूद थे। मिनाहिल फ्रंट सीट पर बैठी और गाड़ी उनके घर की तरफ रवाना हो गई। घर पहुंचकर मिनाहिल ने जोशो खरोश से अपनी नई नवेली चच्ची का इस्तकबाल किया। वेलकम होम चची जान। उसने दरवाजा खोला और गुलाब की पत्तियां निछावर की। सईदा मुस्कुराकर अंदर दाखिल हुई। मिनाहिल ने उन्हें उनके कमरे तक छोड़ा। चची जान, गुड नाइट। अब आप लोग आराम करें, मैं सोने जा रही हूँ। मिनाहिल ने शरारती मुस्कुराहट के साथ आंख मारी और भाग गई। फिरोज ने कमरे का दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था। सईदा बेड के किनारे बैठी थी, उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिरोज आहिस्ता कदमों से चलते उनके करीब आए और उनके सामने घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने नरमी से सैयदा के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए। सैयदा ने शर्माकर नजरें झुका ली। सैयदा, फिरोज की आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। मेरी तरफ देखो। सैयदा ने धीरे से पलकें उठाई तो फिरोज की आंखों में बेपनाह मोहब्बत और तलब देखकर उनका सांस रुक गया। आज तुमने मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दी है। फिरोज उठे और सैयदा के बराबर बैठ गए। उन्होंने आहिस्तगी से सैयदा के सर से दुपट्टा हटाया और उनके भारी जेवरात उतारने लगे। उनके हाथ सैयदा की गर्दन और कानों को छू रहे थे, जिससे सैयदा के जिस्म में सनसनी दौड़ रही थी। जब आखिरी जेवर उतर गया तो फिरोज ने सैयदा को बाजू से थामकर अपनी तरफ घुमाया। तुम्हारा ये हुस्न सिर्फ मेरे लिए है। फिरोज ने सरगोशी की और झुककर उनकी गर्दन के उस नाजुक हिस्से को चूम लिया जहां नब्ज धड़क रही थी। सैयदा के मुंह से एक सिसकी निकली और उन्होंने फिरोज के बाजू को मजबूती से पकड़ लिया। फिरोज की गर्म सांसें उनकी जिल्द को जला रही थी। उन्होंने सैयदा का चेहरा हाथों में भरा और उनके लबों पर झुक गए। ये बोसा इंतहाई शदीद और जज्बाती था, जिसमें बरसों का इंतजार और मोहब्बत की प्यास थी। फिरोज ने उन्हें बिस्तर पर लिटाया और रोशनी मध्यम कर दी। उस रात 2 तन्हा रूहें हमेशा के लिए एक हो गईं और मोहब्बत की गर्मी ने तमाम पुराने खौफ और वसवसे पिघला दिए। अगली सुबह मिनाहिल जल्दी उठ गई। वो बहुत खुश थी और किचन में गुनगुनाते हुए नाश्ता बना रही थी। आज तो शहाना नाश्ता बनेगा। वो पराठे तल रही थी कि दरवाजे की बेल बजी। मिनाहिल ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने निहाल खड़ा था। हाथ में मिठाई और फूलों के टोकरे थे। अरे थानेदार साहब, आप इतनी सुबह सुबह? मिनाहिल ने हैरत से पूछा। बेगम साहिबा, रस्म होती है कि दुल्हन का भाई नाश्ता लेकर आता है। निहाल ने मुस्कुराकर कहा और अंदर आया। वैसे मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ, तुमसे नहीं। हाँ, मुझे पता है। मिनाहिल ने रास्ता दिया। इतने में फिरोज और सैयदा भी कमरे से बाहर आ गए। सैयदा के चेहरे पर एक खास निखार और ताजगी थी जो फिरोज की मोहब्बत की देन थी। फिरोज भी इंतहाई फ्रेश लग रहे थे। आओ निहाल, फिरोज ने उसे गले लगाया। सबने मिलकर नाश्ता किया। माहौल बहुत खुशगवार था। निहाल और मिनाहिल के दरमियान वही पुरानी नोकझोंक जारी थी जो मियाँ बीवी वाली छेड़छाड़ में बदल चुकी थी। वैसे भाईजान, निहाल ने चाय का घूंट भरते हुए कहा, आपकी भतीजी पराठे अच्छे बना लेती है। मुझे लगा था इसे सिर्फ अंडे जलाना आते होंगे। खबरदार जो मेरे खाने की बुराई की। मिनाहिल ने चम्मच दिखाया। अगली बार जला हुआ टोस्ट मिलेगा। सब हंस पड़े। 2 दिन बाद फिरोज ने सबको लाउंज में इकट्ठा किया।
अपने निहाल भी उनके घर पर आया था। मैंने एक फैसला किया है। फेरोज ने सैयदा का हाथ थाम कर कहा, हम दोनों कल हनीमून के लिए नारान और मरी की तरफ जा रहे हैं। शायद हमें 10-15 दिन लग जाए। मिनाहिल खुशी से ताली बजाने लगी। वाह, जबरदस्त, मैं भी पैकिंग करती हूँ। फेरोज ने मुस्कुराकर नफी में सर हिलाया। नहीं मिनाहिल, तुम नहीं जा रही, ये हमारा हनीमून है, फैमिली ट्रिप नहीं। मिनाहिल का मुंह लटक गया। तो मैं क्या करूंगी? मैं अकेली कैसे रहूंगी इतने बड़े घर में? मुझे डर लगता है। फेरोज संजीदा हो गए। यही मसला है, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। इसलिए उन्होंने निहाल की तरफ देखा। मैंने फैसला किया है कि जब तक हम वापस नहीं आते तुम निहाल के साथ उसके घर रहोगे। क्या? मिनाहिल उछल पड़े। इस खड़ूस के घर अकेले? खड़ूस नहीं, शौहर है तुम्हारा, फेरोज ने समझाया। और तुम अकेली नहीं हो, वो तुम्हारा महरम है, तुम्हारा निकाह हो चुका है, ये सबसे महफूज जगह है। निहाल, क्या तुम इससे ले जाओगे? निहाल ने शरारत से मुस्कुराते हुए मिनाहिल को देखा, जो बेबसी से उसे घूर रही थी। जी बिल्कुल भाईजान, अमानत है आपकी, हिफाजत करना मेरा फर्ज है। मिनाहिल ने दांत पीसे। देख लूंगी आपको, तैयारी कर लो, शाम को मैं लेने आऊंगा। निहाल ये कहकर चला गया। शाम को निहाल मिनाहिल को लेने आया। मिनाहिल ने रोते हुए फेरोज और सैयदा को खुदा हाफिज कहा। चची जान, जल्दी वापस आएगा, ये थानेदार मुझे कच्चा चबा जाएगा। सैयदा ने हंसकर उसे गले लगाया। पागल लड़की, वो बहुत प्यार करने वाला है, बस तुम शरारतें कम करना। फेरोज और सैयदा रवाना हो गए और निहाल मिनाहिल को लेकर अपने घर आ गया। घर में दाखिल होते ही निहाल ने दरवाजा लॉक किया। मिनाहिल सहम कर पीछे हटी। देखिए खबरदार, मेरे पास मत आइएगा, मेरा कमरा कौन सा है? निहाल हंसा। डर क्यों रही हो? मैं खाता नहीं हूँ, सामने वाला कमरा तुम्हारा है, जो असल में आप ही का था। जाओ फ्रेश हो जाओ। उधर फेरोज और सैयदा का सफर बहुत रोमांवी रहा। वो मरी के एक इंतहाई खूबसूरत होटल के हनीमून स्वीट में पहुंचे। बाहर शदीद सर्दी और बर्फबारी थी, लेकिन कमरे का माहौल गर्म और दिलफरेब था। रात के वक्त सैयदा खिड़की के पास खड़ी बाहर गिरती बर्फ देख रही थी। उन्होंने सुर्ख रंग की शिफॉन की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वो बला की हसीन लग रही थी। फिरोज पीछे से आया और उन्हें अपने बाहों के हसार में ले लिया। क्या देख रही हो? फिरोज ने अपनी ठोड़ी उनके कंधे पर टिका दी। कुदरत का हुस्न, सैयदा ने धीरे से कहा। मेरे लिए तो कुदरत का सबसे हसीन शाहकार मेरी बाहों में है। फिरोज ने उन्हें अपनी तरफ घुमाया। सैयदा के गाल शर्म से धक उठे। फिरोज ने उनके चेहरे को हाथों में भरा और पेशानी पर बोसा दिया। फिर उनके हाथ सैयदा की कमर पर रेंगते हुए नीचे गए और उन्हें अपने मजीद करीब कर लिया। दोनों के जिस्म एक दूसरे से बेबस हो गए। सैयदा, फिरोज ने उनकी आंखों में देखा। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत देना चाहता हूँ कि तुम दुनिया के हर गम को भूल जाओ। फिरोज ने झुककर उनके लबों को चूम लिया। ये लम्स गहरा और देरपा था। सैयदा ने मदहोशी के आलम में फिरोज के बालों में उंगलियां उलझा दी। फिरोज ने उन्हें गोद में उठाया और बिस्तर पर ले आए। बाहर तूफानी बर्फबारी हो रही थी, लेकिन कमरे के अंदर दो जिस्म और दो रूहें मोहब्बत की आग में जल रही थी। फिरोज की हर लम्स में दीवानगी थी और सैयदा ने खुद को मुकम्मल तौर पर अपने शौहर के सपुर्द कर दिया था। दूसरी तरफ निहाल के घर रात गहरी हो चुकी थी। मिनाहिल अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी कि अचानक मौसम खराब हो गया। बादलों की गरज और बिजली की चमक ने उसे डरा दिया और फिर अचानक लाइट चली गई। घुप अंधेरा, मिनाहिल की सांस रुक गई। अम्मी, वो डर के मारे कांपने लगी। उसे अंधेरे से शरीर फोबिया था। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो मोबाइल की टॉर्च जलाती हुई भागी और सीधा निहाल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने लगी। निहाल, निहाल दरवाजा खोले। निहाल ने नींद भरी आंखों से दरवाजा खोला। क्या हुआ? जलजला आ गया क्या? मिनाहिल ने एक झटके से उसे धक्का दिया और अंदर घुस गई। वो सीधा उसके बेड पे जाके दबल गई। लाइट लाइट चली गई है, मुझे डर लगता है। वो कांप रही थी। निहाल मुस्कुराया। अच्छा, तो शेरनी भीगी बिल्ली बन गई? वो दरवाजा बंद करके उसके पास आया। कमरे में फोन की टॉर्च की धीमी रोशनी थी। मिनाहिल ने घुटनों में सर दिया हुआ था। निहाल ने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा। रिलैक्स, मैं हूं ना। तभी जोरदार बिजली कड़की। मिनाहिल चीख मारकर सीधा निहाल के सीने से जा लगी और उसे मजबूती से जकड़ लिया। निहाल भी लम्हे भर को लड़खड़ा गया, लेकिन फिर उसने मिनाहिल को अपनी बाहों में समेट लिया। खामोशी छा गई। मिनाहिल की धड़कन निहाल को अपने सीने पर महसूस हो रही थी। मिनाहिल ने सर उठाकर निहाल को देखा। उनके चेहरे इंचों के फासलों पर थे। डर लग रहा है? निहाल ने सरगोशी की। बहुत, मिनाहिल ने बमुश्किल कहा। निहाल की नजरें मिनाहिल के कपकपाते होंठों पर जम गई। इस डर का एक इलाज है मेरे। क्या? ये
निहाल झुका और उसने मिनाहिल के लबों को अपने लबों की कैद में ले लिया। मिनाहिल की आंखें खुली की खुली रह गई और फिर बंद हो गई। ये बोसा नर्म, शीरीं और मोहब्बत भरा था। मिनाहिल ने मुजाहमत नहीं की, बल्कि निहाल की शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ लिया। कुछ पल बाद निहाल पीछे हटा। मिनाहिल का चेहरा सुर्ख हो चुका था। ये था निकाह का गिफ्ट। निहाल ने शरारत से कहा, अब सो जाओ, अब डर नहीं लगेगा। मिनाहिल शर्म से दोहरी होती हुई वहीं सरक कर लेट गई और निहाल मुस्कुराते उसे देखता रहा। मोहब्बत की शुरुआत हो चुकी थी। सुबह की ठंडी और उजली किरणें खिड़की के पर्दों से कमरे में दाखिल हो रही थी। मिनाहिल की आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि वो किसी नर्म और गर्म चीज पर सर रखे हुए है। उसने आहिस्ता से आंखें खोली तो सामने निहाल का चेहरा था, जो अभी तक गहरी नींद में था। मिनाहिल को रात का सारा वाकया याद आया तो शर्म की एक लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई। वो निहाल के बाजू पर सर रखे उसके सीने से लगी सो रही थी। उसने आहिस्तगी से अपना सर उठाने की कोशिश की ताकि निहाल की आंख न खुल जाए, लेकिन जैसे ही वो हल्की से हिली, निहाल के बाजुओं का हसार उसके गिर्द मजीद तंग हो गया। कहाँ जा रही हो मिसेस थानेदार? निहाल की नींद में डूबी हुई भारी और आवाज उभरी। उसने आंखें खोली बगैर मिनाहिल को मजीद अपने करीब कर लिया। मिनाहिल का दिल उछलकर हलक में आ गया। छोड़े मुझे, सुबह हो गई है, कोई देख लेगा। निहाल ने एक आंख खोलकर शरारत से उसे देखा। कौन देखेगा? घर में सिर्फ हम दोनों हैं पार्टनर। और वैसे भी रात वाले गिफ्ट की रिटर्न पॉलिसी क्या है? क्या वो वापस करना है या मैं एक और दे दूं? मिनाहिल ने सुर्ख होते हुए उसके बाजू पर जोर से चुटकी भरी। आप बहुत बेशर्म हो गए हैं। निहाल हंस पड़ा और उसकी गिरफ्त ढीली कर दी। जाओ, भाग जाओ, लेकिन याद रखना ये हवालात है, यहाँ से भागना नामुमकिन है। मिनाहिल बेड से छलांग लगाकर उठी और भागते अपने कमरे में घुस गई और दरवाजा बंद करके लंबे लंबे सांस लेने लगी। आईने में अपना अक्स देखा तो चेहरा गुलाब की तरह दहक रहा था। उसके लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। वो खड़ूस थानेदार अब उस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान लग रहा था। अगले कुछ दिन मिनाहिल के लिए काफी मसरूफ थे। उसके फाइनल पेपर सर पर थे और निहाल ने सख्त गिर उस्ताद का रूप धार लिया था। वो थाने से जल्दी आ जाता और मिनाहिल को किताबों के सामने बिठा देता। देखो मिनाहिल, अगर तुम फेल हुई तो मेरी नाक कट जाएगी। लोग कहेंगे एसएसपी की बीवी नालायक है। निहाल कॉफी का मग उसके टेबल पर रखते हुए बोला। मिनाहिल ने किताब से सर उठाकर उसे घूरा। आप फिक्र ना करें, मैं टॉप करूंगी। बस शर्त यह है कि टॉप करने पर मुझे आपकी गाड़ी चलाने की इजाजत मिलेगी। अरे छोड़ो गाड़ी को, अगर तुमने टॉप किया तो मैं तुम्हें जहाज ले दूंगा। अब पढ़ो। निहाल ने उसके सर पर प्यार से थपकी दी और सोफे पर बैठकर अपने फाइल्स देखने लगा, लेकिन उसकी नजरें बार बार मिनाहिल के मासूम चेहरे पर उठ जाती, जो पूरी संजीदगी से नोट्स याद कर रही थी। इन दिनों में उन दोनों के दरमियान एक अनकही मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी थी। 10 दिन बाद फिरोज और सैयदा की वापसी हुई। जब वो गाड़ी से उतरे तो दोनों के चेहरों पर एक अलग ही नूर और ताजगी थी। मरी की ठंडी हवा और मोहब्बत की गर्मी ने सैयदा को मजीद निखार दिया था। फिरोज तो जैसे अपनी उम्र से 10 साल छोटे लग रहे थे। चचा जान, चची जान। मिनाहिल भागते हुए बाहर आए और बारी बारी दोनों के गले लगी। कैसी हो मेरी जान? फिरोज ने उसका माथा चूमा। इस थानेदार ने तंग तो नहीं किया? मिनाहिल ने निहाल की तरफ देखा, जो मुस्कुरा रहा था। नहीं चचा जान, तंग तो नहीं किया, बस पढ़ा पढ़ा कर दिमाग की दही बना दी है। सईदा हंस पड़ी और निहाल को गले लगाया। शुक्रिया निहाल, तुमने वाकई अपनी जिम्मेदारी निभाई। घर में दोबारा रौनकें बहाल हो गई। फिरोज ने मिनाहिल के पेपर्स खत्म होने का इंतजार किया और फिर ऐलान किया कि अब मिनाहिल और निहाल की बाकायदा रुखसती होगी। एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। मिनाहिल ने सुर्ख और गोल्डन रंग का भारी और उससे जोड़ा पहना, जिसमें वो चांद का टुकड़ा लग रही थी। निहाल से शेरवानी और कुल्ले में किसी शहजादी से कम नहीं था। रुखसती का वक्त आया तो जज्बाती मनाजर थे। फिरोज ने मिनाहिल का हाथ निहाल के हाथ में दिया। उनकी आंखों में आंसू थे। निहाल, ये मेरी जिंदगी की कुल कायनात है, इसकी आंखों में कभी आंसू ना आने देना। ये थोड़ी जिद्दी है, पागल है, लेकिन दिल की बहुत साफ है। निहाल ने फिरोज के हाथ को मजबूती से थामा। फिरोज भाई, आप बेफिक्र हैं। मिनाहिल अब मेरी इज्जत है और इज्जत की हिफाजत करना मुझसे बेहतर कौन जानता है। मिनाहिल रोते हुए फिरोज और सैयदा की गले लगी। ये जुदाई हमेशा के लिए नहीं थी, मगर एक घर से दूसरे घर जाने का एहसास हर लड़की के लिए भारी होता है। निहाल मिनाहिल को लेकर अपने घर पहुंचा। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। वो उसे लेकर कमरे में आया। ये वही कमरा था जहां उस रात बिजली जाने पर मिनाहिल डर के आई थी, लेकिन आज ये कमरा फूलों और शमों से सजा हुआ था। निहाल ने दरवाजा बंद कर कुंडी लगा दी। मिनाहिल बेड के किनारे सिमटी हुई बैठी थी। घूंघट में उसका चेहरा छुपा हुआ था। निहाल आहिस्ता कदमों से चलता उसके करीब आया और उसके सामने बैठ गया। वेलकम टू द जेल मिसेस निहाल।
उसने शोखी से कहा। मिनाहिल ने घूंघट उल्टा और भीगे पलकों से उसे देखा। आप बाज नहीं आएंगे ना? कभी नहीं। निहाल ने मुस्कुराकर उसके आंसू साफ किए। तुम्हारी सजा यह है कि अब तुम्हें सारी जिंदगी इस खड़ूस थानेदार को बर्दाश्त करना पड़ेगा। निहाल बेड पर उसके बराबर बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। मिनाहिल, तुम मेरी जिंदगी का वो खूबसूरत हादसा हो जिसने सब कुछ बदल दिया। तुम ना होती तो शायद मैं अपनी फाइलों में ही गुम रहता। तुमने मुझे जीना सिखाया है। मिनाहिल ने शर्माते हुए नजरें झुका ली। निहाल ने अपनी जेब से एक छोटी सी डिबिया निकाली और उसमें से एक खूबसूरत हीरे के अंगूठे निकालकर मिनाहिल की उंगली में पहना दी। ये मुंह दिखाए, और वो जो गाड़ी के शीशे का उधार था वो माफ किया। मिनाहिल हंस पड़ी। बड़े कंजूस हैं आप। गाड़ी के शीशे के बदले सिर्फ अंगूठी? नहीं, सिर्फ अंगूठी नहीं। निहाल की आवाज बदहम और रोमानवी हो गई। उसने मिनाहिल के चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भरा। उसकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत थी। मैं खुद को तुम्हारे नाम करता हूँ मिनाहिल। मेरा हर लम्हा, मेरी हर सांस सब तुम्हारी है। निहाल झुका और मिनाहिल की पेशानी पर एक तवील बोसा दिया। मिनाहिल ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सर निहाल के सीने पर रख दिया। बाहर चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था और कमरे के अंदर दो दिल एक मुकम्मल जिंदगी के सफर का आगाज कर रहे थे। निहाल, मिनाहिल ने धीरे से पुकारा। लाइट तो नहीं जाएगी ना? उसने मासूमियत से पूछा। निहाल ने हंसते उसे अपनी बाहों के हसार में ले लिया और बेड पर लेटा दिया। अगर लाइट गई भी तो अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा मुहाफिज हमेशा तुम्हारे साथ है। निहाल ने झुककर उसके गुलाबी लबों को चूम लिया और कमरे की बत्तियां गुल कर दी। अंधेरे में सिर्फ मोहब्बत की रोशनी बाकी रह गई थी। ये दो जोड़ों की कहानी का इख्तिताम नहीं, बल्कि खूबसूरत और खुशगवार जिंदगी का आगाज था।